क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x equal to 6y minus 1 has unique solution, exactly two solutions, infinitely many solutions और no solutions। ठीक है, तो जब भी हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हमें चेक करना होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं इनमें। पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन कब कब बनती है? जब हमारे यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब होती है? जब हमारे नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। यूनिक सॉल्यूशन जब होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ओके, थर्ड कंडीशन होती है a1 अपॉन e2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में लाइंस हमारी कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन। तो हमें रेशो चेक करना है और हमें देखना है कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं, तो हम बता सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 1 अपॉन -3 इक्वल टू 2 अपॉन -6 इज नॉट इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो ये हो गया -1/3 इक्वल टू, ये भी -1/3 हो जाएगा, बट डेट इज नॉट इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ऐसा कौन सा केस है? ऐसा है सेकंड केस। और सेकंड केस में क्या होता है हमारा? नो सॉल्यूशंस। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें सॉल्यूशंस बताने हो तो हम इस जो ये तीन कंडीशंस हैं इनका यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर है x/6। ठीक है, if the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, तो probability of not correct answer equal to 2/3, then what is the value of x? ठीक है, तो probability of correct answer plus probability of not correct answer, इन दोनों का सम क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या है? x/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट आंसर क्या है? 2/3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 6, ये होगा x प्लस 2, ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है इफ a इक्वल टू 2 पावर 2 टाइम्स 3 पावर x, b दिया है हमें 2 पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 और c है 2 पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। एलसीएम ऑफ एबीसी दिया है हमें 3780। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, ये हो गया 2 पावर 2 टाइम्स 3 पावर x, बी दिया है हमें 2 पावर 2 3 टाइम्स 5 और सी है 2 पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। ठीक है, एलसीएम ऑफ एबीसी क्या होगा? एलसीएम ऑफ एबीसी होगा, इसमें हम 2 पावर 2 कॉमन ले लेंगे और 3 में हम इसको ले लेंगे और बाकी ये दोनों बचे। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 3780। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एलसीएम आपको निकालना आता है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 3 पावर एक्स इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाई 4 और 7 टाइम्स 5 35 हो जाएगा। ये 3780 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? 5 चौक 20, 12 13 14, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, 3 पावर एक्स इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 3। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू होगा 3। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 एंड sin phi इक्वल टू 1/2 देन tan थीटा प्लस 5 इज। तो cos थीटा हमें क्या दिया है? √3/2। इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कंपेयर कर लो अब, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम इसको कर लेंगे, तो साइन फाई क्या है? 1/2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, थीटा और फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो tan 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज। ठीक है, तो हमें दो सर्कल गिवन है जो एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिगर हमारी कुछ इस तरह होगी। तो हमें बताना है कि कॉमन टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम इन दो सर्कल्स के लिए। ठीक है, तो एक टेंजेंट तो हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो हो गया ये, और एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये वाला होगा? नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट केवल इस वाले सर्कल के लिए होगी। हमें कॉमन टेंजेंट बतानी है जो इस सर्कल को भी टच कर रही है और इस सर्कल को भी टच कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कितनी टेंजेंट्स हैं? ऐसी दो टेंजेंट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, और इसमें और भी केस बनते हैं। ये जब है जब सर्कल दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। एक केस होता है इसमें जब सर्कल टच कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना, जब सर्कल टच कर रहे हो। ठीक है, इस केस में बता सकते हैं हम कितनी टेंजेंट्स होंगी कॉमन? तो ये मैं बता देता हूँ, इस केस में होंगी, एक तो ये वाली होगी। ठीक है, एक ये वाली होगी और एक इसमें ये भी होगी, ये वाली। ठीक है ना,
तो इस केस में होंगी 3 कॉमन टेंजेंट्स। तो इसको याद रखना, ये आ सकता है, ठीक है। हमसे ये पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें एक केस और बनता है, उसे भी बता देता हूं मैं। थर्ड केस होता है इसमें, यदि ये दोनों सर्कल कुछ इस तरह है, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना सर्कल। अब बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी। तो एक तो ये वाली होगी, ठीक है, एक ये वाली होगी, ठीक, एक ये भी तो हो सकती है ऐसे, ये यहाँ से टेंजेंट होके जा रही है और इसको ऐसे कट करके जा रही है, ठीक है। एक ऐसे भी तो हो सकती है, यहाँ से टेंजेंट निकली और ये इस तरह गई, ठीक है, इसको टच करके। तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो गई? 1 2 3 4। इस केस में होंगी 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। इसको भी याद रखना है हमें। तो ये 3 केस होते हैं, ये हम पता होने चाहिए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the given figure, if PT is a tangent to a circle with center O and angle TPO, TPO हमें दिया है 35 डिग्री, then the measure of angle X, तो X बताना है हमें, ठीक है। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल OPT एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसके हमें दो एंगल पता है, एक 90 डिग्री है, एक 35 डिग्री है। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल टीओपी होगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 35, डेट इज 8 में से 5 गए, सॉरी 3, ये हो गया 55 डिग्री। ये कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है। इसको यदि मैं टी डैश मान लूं, टी डैश पॉइंट, तो टी ओ टी डैश क्या हो गया है, टी ओ टी डैश हो गया स्ट्रेट लाइन। और एंगल इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल एक्स प्लस 55 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 55, ये हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमें इरेशनल नंबर्स के पेयर गिवन है, तो हमें बताना है कि किन का प्रोडक्ट रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन को लेते हैं पहले। तो √16 टाइम्स √4 कितना होगा, √16 कितना होता है 4, और √4 कितना होता है 2, तो ये हो गया 8। हाँ ये तो बन रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में, एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और हम बी सी डी को भी चेक कर सकते हैं, और जब इनको चेक करेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। चेक कर सकते हो इन्हें खुद। जैसे मैं बी को चेक करता हूँ, देखो √5 टाइम्स √2 क्या होता है, इसको हम √10 लिख सकते हैं। तो √10 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो नहीं बनेगा। सी को चेक करते हैं, √3 टाइम्स √27, ये क्या होगा, √27 टाइम्स 3, और 27 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये हो गया हम्म
3 times 3 that is 9। एक सी भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है, सी आंसर होगा। √3 टाइम्स √27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका होगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 3 ऐसे, ठीक है। √3 टाइम्स √3 टाइम्स 3 तो ये 3 हो जाएगा 9, हाँ, तो इसका सी भी आंसर होगा, ठीक है। 9 भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो √36 टाइम्स √2 ये हो जाएगा 6 √2, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर होंगे, ए और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हमें गिवन है, इन डिजिट्स में से हमने एक डिजिट को रैंडमली चूज किया है, ठीक है। तो हमें बताना है देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ओड प्राइम नंबर। हमें बताना है कि ये डिजिट, प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो डिजिट होगी वो ओड प्राइम नंबर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो प्राइम नंबर है, ऊपर से वो ओड है, ठीक है। पहले तो इसमें ढूंढ लो ओड नंबर कौन कौन से हैं। एक तो हो गया 1, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7 और 9। 9 भी ओड नंबर है, ठीक है। ओड और प्राइम, अब प्राइम देख लो कौन कौन है। 1 तो नहीं है, 3 है, ठीक है। 5 है, यस 5 भी है। 7 है प्राइम, यस। 3 है प्राइम, नहीं, सॉरी 9 प्राइम नहीं होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का क्या मतलब है, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3/, टोटल कितने हैं, टोटल नंबर है 9, तो ये हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, सॉरी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स नीचे होता है और ऊपर होता है पॉसिबल आउटकम्स, या ऐसे लिखो इसे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऊपर लिखो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो इस केस में 9 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं और फेवरेबल आउटकम्स हैं 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। हमें मीन दिया है 5 ऑब्जर्वेशन का 15, ठीक है। तो लेट दी ऑब्जर्वेशंस आर, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस को लेट कर लेते हैं, हमें x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशंस, ओके। इनका मीन दिया है हमें 15, तो मीन कैसे निकालते हैं हम इनका, समेशन ऑफ xi अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखो, नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है मीन का फॉर्मूला। इनका सम कर दो सबका, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, और मीन हमें कितना दिया है 15।
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 क्या होगा? ये हो जाएगा 75। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस इज 14, मतलब पहली 3 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 14 है। इट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना है? 14। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया? 42। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। आगे दिया है हमें एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, और आखिरी की 3 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 17 है। इसका मतलब x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना है? 17। तो x3 प्लस x4 प्लस x5 ये कितना हो जाएगा? 51। इसको सेकंड बोल दो। हमें बताना है देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, हमें x3 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट x1 प्लस x2 प्लस, देखो इसमें भी x3 है और इसमें भी x3 है, तो ये हो जाएगा 2x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 51 प्लस 42 कितना होता है? 93। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, x1 x2 x4 x5 का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x4 और 5 का वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस 4 5 का वैल्यू होगा 93 माइनस 2x3। इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये होगा 93 माइनस 2x3 प्लस x3 इक्वल टू 75। तो यहाँ से x3 का वैल्यू आ जाएगा 9, x3 का वैल्यू होगा 18। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है हमसे, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is Queen of Hearts is not a Jack. ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है कार्ड्स का? 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। ठीक है, और 52 में चार सूट्स होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो होता है इसमें हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है इसमें स्पेड्स, और एक होता है क्लब। ठीक है, हार्ट और डायमंड होते हैं रेड रेड कार्ड्स। ठीक है, और स्पेड्स और क्लब होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, और चारों सूट्स में इक्वल इक्वल कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब इसमें 13 कार्ड्स हैं, इसमें 13 कार्ड्स हैं, इस वाले भी सूट में भी 13 कार्ड्स हैं, और इसमें भी 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एस, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, और होते हैं नंबर कार्ड्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 3 होते हैं फेस कार्ड्स। कौन कौन से? जैक, क्वीन और किंग। तो ये हो गए फेस कार्ड्स। ठीक है, सिमिलरली इनमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, और इसमें भी होंगे। ठीक है, ये रेड वाले होंगे और इधर होंगे ब्लैक वाले सब। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक हमें याद रखना है। ठीक है, यही बेसिक काफी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
पहला पार्ट देखते हैं अब इसका। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, जो कार्ड हमने ड्रॉन किया है इस क्वीन ऑफ हार्ट्स, वो हार्ट की क्वीन है, ठीक है। मतलब कार्ड इसमें से निकला है, ये वाला इसकी क्वीन निकली है, ठीक है। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी, क्वीन ऑफ हार्ट। तो इसमें एक ही कार्ड है ऐसा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाई पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52, 1/52 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इज नॉट अ जैक, जो कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो जैक नहीं है। अब इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि जैक वो हार्ट का है, डायमंड का है, स्पेड्स का है, क्लब का है, या रेड कार्ड्स का है, या ब्लैक कार्ड्स का है, ठीक है। वो जैक है, मतलब चारों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि वो जैक कार्ड है। तो हम इसका अपोजिट निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड। हमने मान लिया कि जो कार्ड निकाला है हमने वो हमें जैक मिल गया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, ठीक है। ऐसे चार कार्ड है, इसमें जैक है, इसमें है, इसमें इसमें है। तो इन चारों का कोई सा भी जैक हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स है 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जैक कार्ड क्या होती है, 1। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी हमें इसकी पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जैक कार्ड क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड, ठीक है। ये होगा 1 माइनस 4/52, डेट इज, ये आ जाएगा हमारा 12/13, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था, तो ये बेसिक्स था कार्ड्स के बारे में, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है। हमें दिया है सम इनका 105 है, एक इक्वेशन तो ये हो गई, और डिफरेंस दिया है हमें 45, ए माइनस बी क्या हो गया 45, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, हम क्या कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2 कर देते हैं। तो ये होगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 105 प्लस 45, बी से बी कैंसिल, तो ये होगा 2a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 150। तो a का वैल्यू होगा 75, ठीक है। a का वैल्यू हम इसमें रख दो, इसमें रख दो, सेम ही आएगा। तो ये होगा 75 प्लस बी इक्वल टू 105, बी का वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है हमसे, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर 2, -3y सच दैट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए बी डायमीटर है सर्कल का, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7, और सेंटर दिया है हमें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3y, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो इसका मतलब ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हम यहाँ मिड पॉइंट लगा देते हैं, अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी गेट
-1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इस कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। ये होगा y + 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3y। ये होगा -6y। 7y इक्वल टू -7, तो y का वैल्यू होगा -1। ठीक है, तो y क्या हो गया? -1। अब हमें बताना है रेडियस ऑफ दिस सर्कल भी। रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और ओ बी क्या है? ओ ए बी क्या है? रेडियस। तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, सेम ही आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं ओ बी में। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ओ एंड बी। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 कॉमा वाई का वैल्यू है -1, तो ये हो गया 3। ये है ओ के कोऑर्डिनेट्स। और बी के क्या है कोऑर्डिनेट्स? 5,7। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो ओ बी होगा √d² + 4², तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3। तो 810/830 हमको दिया है 1/3। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42 और एक्स S6 दिया है हमें 42। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ए बताना है हमें और डी बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A10 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 90 डिवाइडेड बाई, और A30 को क्या लिख सकते हैं हम? A + 20/90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 3A + 27D इक्वल टू A + 20/90। ये हो गया 2A इक्वल टू 2D। ए का वैल्यू क्या होगा? डी के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। अब इसमें इसका फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ टर्म्स का। ये होगा 6/2 2A + 6 - 1D इक्वल टू 42। ये 3 को इससे कट कर दो, 14 हो जाएगा ये। तो 2A + 5D किसके इक्वल हो गया? 14 के। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ए का वैल्यू डी पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 ए का वैल्यू डी पुट किया, तो ये हो गया 2D + 5D इक्वल टू 14, 7D इक्वल टू 14, तो डी का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 1 ए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगा 2 और कॉमन डिफरेंस होगा 2। ठीक है, तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है हमसे द डिनोमिनेटर ऑफ ए fraction is 1 more than twice the numerator. If the sum of the fraction and its reciprocal is 2/16/21, find the fraction. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी A/B। तो ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं दोबारा, क्या क्या दिया है हमें। तो इसमें दिया है हमें द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इट मींस बी जो है, इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस द न्यूमिरेटर। ठीक है, और न्यूमिरेटर क्या है? ए। ए हो गया 2A। बी इक्वल टू 1 + 2A, पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे दिया है हमें इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? B/A, इसका उल्टा।
हमने ये जो वैल्यूज हैं इनको चेंज कर दिया, तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, इन दोनों का सम दिया है हमें 2/2 ऑफ 16/21, तो ये हो जाएगा कितना 58/21। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है और जो हमारा फ्रैक्शंस है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको करो, 2 को सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या पहले एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58/21 ए डी, सॉरी ए बी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 + 2 ए होल स्क्वायर इक्वल टू 58/21 ए टाइम्स ए प्लस 2a। ठीक है, अब मैं बीच के स्टेप जो हैं वो स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है आगे का, और मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करके वो होगा 11a² माइनस 26a - 21 इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, इसको सॉल्व कर कर। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद सॉल्व करना है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे इससे कंपेयर करना है। ठीक है, अब हमें इसके रूट्स चाहिए, तो रूट्स कैसे निकाल लेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें उसको खुद सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट इसके रूट्स लिखने वाला हूँ। तो जो इसके रूट्स आएंगे, एक तो होगा 3 और दूसरा होगा -7/11। तो ये दो रूट्स आने चाहिए। ठीक है, एक 3 आना चाहिए और एक -7/11 आना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ए का वैल्यू है 11, बी का वैल्यू है -26 और सी का वैल्यू है -21। ठीक है, ये वैल्यूज को इसमें रखना है इस फॉर्मूले में, और ए का वैल्यू 3 और -7/11 आना चाहिए। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 से हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हम ए का 3 रखते हैं वैल्यू, तो जब ए को हम 3 रखेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा 7। ठीक है, और जब ए का वैल्यू हम -7/11 रखेंगे तो बी का वैल्यू आएगा -3/11। ठीक है, तो ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है और ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमारे दो फ्रैक्शन आनी चाहिए। ठीक है, एक फ्रैक्शन क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा ए बी का ये वैल्यू लेकर, और एक फ्रैक्शन बनेगा जब हम ए का वैल्यू ये लेंगे और बी का वैल्यू -3/11 लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको हटा दो यहाँ से। तो एक फ्रैक्शन आएगा 3/7 और एक फ्रैक्शन बनेगा क्या, 7/3। ठीक है, तो ये दो फ्रैक्शंस बनेंगे। अब देखो, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, या इसको भी बोल सकते हैं हम इसका एग्जैक्ट आंसर। बेसिकली ये दोनों आंसर ही सही है। ठीक है, या तो इसको रिपोर्ट करो या इसको रिपोर्ट करो, मार्क्स हमें फुल मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अ मेडिसिन कैप्सूल
is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। तो ये जो हेमिस्फेयर हैं इसके एंड पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये भी क्या है, हेमिस्फेयर। ठीक है, आगे दिया है हमें द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो ये लेंथ हमें दिया है 14 mm, टोटल लेंथ है ये, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, और डायमीटर कितना है 4 mm। तो डी हो गया 4 mm, और लेंथ ऑफ कैप्सूल हो गया 14 mm। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बताना है इसका, और फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा। तो ये कैप्सूल किन किन चीजों से मिल के बना है। एक तो सिलेंडर है बीच में, ठीक है। एक तो हम इसका सरफेस एरिया लेंगे, और दोनों एंड्स पर क्या क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर लगे हुए हैं दोनों एंड्स पर, और इन दोनों का सरफेस एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका सरफेस एरिया लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ लिखना है TSA, CSA ऑफ सिलेंडर, ये वाला, ये जो लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, प्लस इसका जो इसका जो CSA होगा और इसका जो CSA होगा दोनों का सेम होगा, तो हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक का निकालते हैं और उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई, सॉरी, 2πRH, ये होता है ना, टाइम 2 टाइम्स, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πR²। ये हो गया 2πRH प्लस 4πR²। आर दोनों का सेम होगा, ठीक है। आर क्या है इसका, 2 mm, डायमीटर 4 है तो आर क्या होगा 2, रेडियस होगा 2 mm। ठीक है, और इसका भी रेडियस 2 mm होगा, और जो इस हेमिस्फेयर का रेडियस है वही इसका रेडियस होगा सिलेंडर का, क्योंकि ये दोनों जो हेमिस्फेयर हैं वो इसके उस पर बिल्कुल रखे हुए हैं ना, ये यहाँ बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस बनेगा, तो दोनों की क्या है, रेडियस इक्वल है। ठीक है, और एच क्या है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, ये एच हाइट ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ ये नहीं है टोटल कैप्सूल की, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है, मतलब ये इतना लेंथ है। ठीक है, ये है एच। और हमें दिया है टोटल 14, मतलब हमें इसको हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा, टोटल में से ये हटा दो इन दोनों पोर्शन को। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये तो रेडियस के बराबर होगा 2 mm, 2 mm ये हो गया और 2 mm इधर ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 14 mm माइनस 4 mm, डेट इज 10 mm। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 10 mm। ठीक है, तो यहाँ रखना है हमें 10 mm। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले 2πr को कॉमन ले लो, ये बचेगा h+r, 2 टाइम्स पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 2 mm, टाइम्स हाइट कितना है 10, प्लस r कितना है 2, ये हो जाएगा 44 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स 12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 44 टाइम्स 2 टाइम्स 20
12 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा 150, अप्रोक्सीमेट आएगा 150.857 mm²। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम भी बताना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो ट्वाइस कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यही होता है ना, 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 4/3 आर। आर का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी पता है। जब सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है, तो ये आना चाहिए, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। एच 10 हो गया, इसकी 8, ये आना चाहिए 88 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 20 में, ये वैल्यू आना चाहिए अप्रोक्सीमेट 159.238 mm³। ठीक है, तो आप अपना इससे आंसर चेक कर सकते हैं। पहले वैल्यूज को पुट कर देना सारी, और जो आंसर आएगा इसका वो होगा 159.238 mm³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। ठीक है, he usually tie these horses with 7-meter rope to pegs at each corner of a square-shaped grass field of 20-meter length। तो एक ग्रास फील्ड है जिसकी लेंथ 20 मीटर है। इसने अपने जो 4 घोड़े हैं इसके, वो दोनों एंड्स पर बांध रखे हैं, और जो रोप का लेंथ है वो है, ये क्या हो रहा है, और जो रोप का लेंथ है वो है 7 मीटर। तो ये हो गया 7 मीटर, और सिमिलरली ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा, और ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, आगे दिया है हमें, बट टाइंग विद रोप समटाइम्स रिजल्ट इन इंजरीज टू हिज हॉर्सेस, सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्स कैन गेज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पहले पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड क्या होगा, हमें इसका एरिया बताना है। इस ये होगा, साइड कितनी है 20 टाइम्स 20, ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, सेकंड का ए देखते हैं पहले, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज। तो इस वाले हॉर्सेस के लिए इतना एरिया है, इसके लिए इतना एरिया है, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, और चारों एरिया बराबर हैं। ठीक है, तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल एरिया आ जाएगा, हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में ये जो हॉर्सेस हैं वो ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है? तो एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ वन सेक्टर होगा थीटा बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। और थीटा कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। तो 9 चौक 36, 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस 7 मीटर है। ये होगा 7 स्क्वायर, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये होगा 77/2 मीटर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक एक सेक्टर का एरिया। और सेक्टर कितने हैं, 4। एरिया ऑफ 4 सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ 4 सेक्टर होगा 77/2 टाइम्स 4, ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल एरिया कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है। बी पार्ट में हमसे पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप of each horse is increased 7 to 10 meter, find the area grazed by one horse. Find the area grazed by one horse. इस बार हमें एक हॉर्स का बताना है। ठीक है, और हमने लेंथ को 7 से 10 मीटर कर दिया है, तो यही अप्रोच होगी बिल्कुल। तो एरिया ऑफ वन हॉर्स ग्रेज्ड इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री टाइम्स पाई का वैल्यू 22/7। और इस बार रेडियस क्या होगा, 10 होगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। ओके, ये 4, ये 2 11, ये होगा 1100 डिवाइडेड बाई 14, तो ये वैल्यू आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 14, तो ये वैल्यू बनेगा 70। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है? हमें खुद से नहीं लेना है, हटा दो। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, जब पाई का वैल्यू दिया हो तो हमें वही लेना है, खुद से नहीं लेना है। ठीक है, ये तो 1/, ये हो गया, ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें एक का ही बताना है, फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय वन हॉर्स, तो ये होगा 157। टोटल भी निकाल सकते हैं हम, मल्टीप्लाई 4 कर देना तो टोटल भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ये 2 कैसे आया, ये 4 ही होगा। ये 4 और ये 314 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर सही कर लेना, आंसर होगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, व्हाट इज एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पार्ट में मुझे कुछ एरर लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये 7 मीटर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 7 सेंटीमीटर बोला है तो हम इसको ही लेके करेंगे। और मैं इसे क्यों एरर बता रहा हूँ ये अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हम 7 सेंटीमीटर लेते हैं पहले। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, टोटल एरिया में से ये चारों एरिया माइनस कर देना, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। यही तो एरिया है जिसमें जो हॉर्सेज हैं वो ग्रेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया लेफ्ट फॉर ग्रेज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस ग्रेज्ड एरिया। टोटल एरिया कितना है, ये हमने निकाला था अभी, टोटल एरिया है 400 मीटर स्क्वायर।
400 मीटर स्क्वायर माइनस ग्रेस्ड एरिया कितना है, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर है तो हमें 22/7 टाइम्स, देखो ये है ना, ये जो ये कैलकुलेशन किया था हमने, इसमें बस क्या करना, आर की जगह ये 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 टाइम्स, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.07 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है? इस कन्वर्जन से हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होगा 0.07 स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर माइनस 0.014 मीटर स्क्वायर। ये इसलिए मैं गलत बोल रहा था, ये एरिया ही बहुत कम आ रहा है, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर होगा, तो इसको हम 7 मीटर लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो जब 7 मीटर ले लोगे तो ये एरिया तो हमें पता है ये कितना था, ये था 154, तो इसको 154 रख दो यहाँ, ये हो गया 154 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 4 246 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, ओके। तो आज की वीडियो में ये कितने थे, 17 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कर लिए, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।